आप देख रहे हैं आजाद पुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 6 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में ट्रंप का गजा प्लान पेश, नाम अमन का नियत कब्जे की। गजा में इस्राएली बमबारी की वजह से इमदादी कामों में आई रुकावट। डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी की जीत के बाद फिर दी धमकी। पुतिन ने दी अमेरिका को खुली न्यूक्लियर वार्निंग। ईरान की रूस और चीन के साथ अहम मीटिंग से ट्रंप की नींद हराम। रूस के जासूसी नेटवर्क से आखिर क्यों बौखलाया जर्मनी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सजी जंगबंदी की टेबल। कालमागी तूफान की तबाही के बाद फिलीपीन में इमरजेंसी नाफिज और बिहार में असेंबली इलेक्शन के पहले फेज की वोटिंग जारी। तेजस्वी यादव समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत का होगा फैसला। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिका ने एक नया पत्ता फेंका है। यूनाइटेड नेशंस में ट्रंप का गजा प्लान पेश किया गया है। नाम अमन का है मगर चाल पुरानी है, यानी कब्जे को जायज ठहराने की चाल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने वो ड्राफ्ट रखा है जिसमें कहा गया है कि गजा में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स उतारी जाएगी और एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा जो गजा की हुकूमत चलाएगा। मगर हकीकत यह है कि उस बोर्ड की कुर्सी पर बैठेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। ये बातें पहले सामने आई थी लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुकी हैं क्योंकि ड्राफ्ट में दर्ज है। अमेरिकी एम्बेसडर माइक वॉल्ट्ज ने ये ड्राफ्ट 10 इलेक्टेड मेंबर मुल्कों मिस्र, कतर, यूएई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे साझेदार मुल्कों को भी थमा दिया है। 10 इलेक्टेड के अलावा ये भी साथ में है। अभी वोट की तारीख तय नहीं है मगर अमेरिका का दावा है कि ट्रंप की लीडरशिप में इस बार नतीजे आएंगे, जुमले नहीं। इस बोर्ड ऑफ पीस को गजा की तामीर, राहत और नई हुकूमत का पूरा ढांचा संभालना होगा। साथ ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ नाम की एक नई फौज बनेगी गजा के लिए, जो गजा से आईडीएफ की वापसी के बाद वहां की सिक्योरिटी और बॉर्डर की सिक्योरिटी, जो मिस्र से बॉर्डर लगता है, उस सिक्योरिटी को संभालेगी। अमेरिका चाहता है कि ये फोर्स अरब और मुस्लिम मुल्कों से आए, वहां के फौजी हों इसमें, लेकिन कई ममालिक ने कहा है कि जब तक यूएन की ऑफिशियल मंजूरी नहीं मिलती कोई फौजी नहीं भेजा जाएगा। ये वही प्लान है जो 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद उस डील का हिस्सा था जिसने 2 साल की तबाही के बाद गजा को थोड़ा सुकून तो दिया, लेकिन अब वही सुकून नए शिकंजे में बदलता दिख रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक अगला कदम होगा हमास के हथियार छीनना, इस्राएली फौज की हल्की हल्की वापसी करवाना और गजा की तामीर का काम शुरू करना। मगर सवाल यह है कि तामीर किसकी और हुकूमत किसकी। ट्रंप अब कह रहे हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट में परमानेंट अमन लाएगा, मगर गजा के लोग कह रहे हैं हर बार अमन के नाम पर वही हाथ बढ़ते हैं जो जख्म भी देते हैं। दोस्तों, अमेरिका फिर वही चाल चल रहा है। पहले जंग, फिर जंगबंदी और अब अमन के नाम पर कंट्रोल। मगर आजाद बोल का सवाल यही है और वही रहेगा भी कि क्या गजा को अमन चाहिए या अपनी जमीन पर अपना हक। जनूबी गजा के खान यूनिस में इस्राएली फौज की भारी गोलाबारी और इमारतों की तबाही अब भी जारी है, जबकि यूएन ने खबरदार किया है कि ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज गजा में कैद की जिंदगी गुजार रहे लोगों तक इमदाद पहुंचाने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। ज़मीनी सच्चाई तो यही है कि बेरहम इसराइल ने भूख को ही अपना हथियार बना लिया है। इस पर सितम यह है कि बीती रात भी कई इलाकों में इसराइली हमले जारी रहे। इन हमलों की वजह से ज़रूरतमंद और भूख प्यास से तड़प रहे लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच रही थी। आलमी इदारा खुराक यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP की तर्जुमान अबीर अतफा ने कहा कि अगरचे गुज़िश्ता महीने की जंगबंदी के बाद इमदाद पहुंचाने में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन इसराइली पाबंदियों की वजह से सिर्फ 2 रास्ते खुले हैं जिससे हमें खुराक और सामान पहुंचाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिक्र अमेरिका की सियासत का किए लेते हैं। जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट पागल कहने वाले और फंड रोकने की धमकी देने वाले ट्रंप ने ममदानी की जीत को ना चाहते हुए भी तस्लीम कर लिया है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क के इलेक्टेड मेयर जोहरान ममदानी के साथ कॉपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अमेरिकी हुकूमत के लिए एहतराम दिखाना होगा, वरना उनके लिए आगे की राह कांटों से भर जाएगी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें खबरदार भी किया कि अगर वो वाशिंगटन के खिलाफ
यानी अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएंगे तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया जब जोहरान ममदानी ने अपनी ट्रांजिशनल टीम का ऐलान किया। सवाल यह है कि धमकी के साथ ही सही, मगर अचानक ट्रंप के रवैये में ये नरमी आई क्यों? ट्रंप दरअसल ये जानते हैं कि अमेरिका के कानून के तहत वो फंड नहीं रोक सकते, धमकी दे सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। इसलिए अब वो एहतराम करने की शर्तें लगा रहे हैं, चाहते हैं कि उन्हें इज्जत दी जाए। असल में ट्रंप ये चाहते हैं कि जोहरान ममदानी, हालांकि हो तो नहीं सकता, लेकिन उनके वफादार बन जाएं, एहतराम तो करें और अमेरिका ट्रंप के अलावा किसी और नाम की चर्चा ना करे, क्योंकि आज ट्रंप से ज़्यादा जोहरान ममदानी का नाम अमेरिका में गूंज रहा है। इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है जो ट्रंप पर और ट्रंप की हालत पर और उनकी चाहत पर फिट बैठता है। शेर है, क्या सितम है कि रोशन तो सब हो मगर कोई मेरे चरागों से बढ़कर ना हो। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कहा कि अगर अमेरिका या किसी भी मुल्क ने जो सीटीबीटी का हिस्सा है उसने अगर एटमी तजर्बा किया यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया तो रूस भी जवाबी इक़दाम करने का पाबंद होगा। याद रहे दोस्तों कि रूस ने साल 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से अब तक कोई एटमी तजर्बा नहीं किया, लेकिन हालिया हफ्तों में रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सख्त टेंशन देखी जा रही है, ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के मसले पर। दरअसल ये टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ट्रंप ने पिछले हफ्ते पेंटागन को हुक्म दिया है कि 33 साल बाद अब फिर से अमेरिका को एटम बम की टेस्टिंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकायदा कहा है कि टेस्टिंग करो और दुश्मन को अमेरिका की ताकत दिखाओ। उधर पुतिन ने भी कह दिया कि अगर तुम एटम बम का टेस्ट करोगे तो हम भी करेंगे। ईरान ने चाइना और रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए अमेरिका का सिर दर्द बढ़ा दिया है। ईरान, चाइना और रशिया ने आज ईरानी न्यूक्लियर मामले पर ट्राइलेटरल कंसल्टेशंस का एक और दौर मुकम्मल किया, जिसमें तीनों ममालिक ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेशन से पहले अपने बीच तालमेल को बेहतर बनाया। ये सेशन 19 से 21 नवंबर तक होगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने वाज़ेह किया कि अमेरिका से कोई भी मुमकिन बातचीत सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मसले तक महदूद होगी और ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम या इलाकाई पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है, ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में सामने आया है जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान की वेस्ट के ममालिक और IAEA के साथ टेंशन बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें दोबारा शुरू हो गई हैं। दोनों ममालिक के नेगोशिएटर्स आज तुर्की में जंगबंदी से मुतालिक बातचीत दोबारा शुरू करेंगे ताकि हालिया खूनरेज झड़पों के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने से बचा जा सके। याद रहे कि सरहदी झड़पों के बाद दोनों ममालिक के बीच रिश्तों में तल्खी उस वक्त आई जब 9 अक्टूबर को काबुल में धमाके हुए, जिनका इल्ज़ाम तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर आयद किया। इसके बाद सरहदी झड़पों में दोनों जानिब 70 से ज़्यादा अफराद मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे। अब देखना है कि तुर्की में होने वाली बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। जर्मनी में सियासत एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कट्टरपंथी यानी राइट विंग पार्टी AfD पर इल्जाम लगाया है कि वो रूस के लिए जासूसी कर रही है, जर्मनी की पार्टी, और रूस को खुफिया जानकारी भी पहुंचा रही है। AfD ने इन इल्जामात को नकार दिया है और इसे शर्मनाक करार दिया है। ये इल्जामात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप को खदशा लाहक हो गया है कि रूस का जासूसी नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी CDU ने पार्लियामेंट में कहा कि AfD के मेंबर्स ने ऐसे सवालात उठाए जिनमें यूक्रेन को दी जाने वाले हथियारों की मदद, बिजली घरों की तफसीलात, ड्रोन्स और फौजी अड्डों की मालूमात मांगी गई थी। फिलीपींस में तूफान कालमागी से मची तबाही से कम 114 अफराद हलाक हो गए और 127 लापता हैं, जबकि सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए खबरदार किया है कि एक और ताकतवर समुद्री तूफान मुल्क की जानिब बढ़ रहा है। फिलीपींस के लिए यह बेहद मुश्किल वक्त है। उधर अमरीकी फौज के जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर यानी JTWC ने खबरदार किया है कि कालमागी तूफान अब वियतनाम के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है
और दोबारा तबाही मचा सकता है। फिलीपींस में तूफान के बाद की मची तबाही बहुत दर्दनाक है। हजारों मकान गिर गए, गाड़ियां उल्टी पड़ी दिख रही हैं और सड़कें मलबों से पटी पड़ी हैं। हुक्काम के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब जब लोग वापस लौट रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को उनके घरों का नामो निशान तक नहीं मिल पा रहा है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने स्पेन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के इख्तिताम पर स्पेन के बादशाह फिलिप और वजीर आज़म पेड्रो सांचेज से मुलाकातें की। दोनों ममालिक ने कॉपरेशन बढ़ाने के साथ साथ गजा में अमन की राह हमवार करने पर भी बातचीत की। दोनों ने जंगबंदी मुआहदे का भी खैर मकदम किया, मगर इस जंगबंदी का क्या हाल है वो आपके सामने है दोस्तों। इसराइल खुलेआम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके आलमी ताकतों का मजाक उड़ा रहा है और आलमी रहनुमा बस लिप सर्विस से काम चला रहे हैं। आखिर गजा के लोगों की काबिल रहम हालत पर आलमी लीडरों की नज़र क्यों नहीं जा रही है, और अगर जा रही है तो वो इतने बेबस क्यों हैं? अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। अमोनिया गैस के लीक होने की भी खबर आई। इसके बाद आसपास के रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाया गया। हुक्काम के मुताबिक वाकया याजू सिटी के करीब वाक़ सीएफ इंडस्ट्री नामी कंपनी के प्लांट में पेश आया। अभी तक फिलहाल किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हालांकि मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी के मुताबिक इलाके में हवाई मॉनिटरिंग का अमल शुरू कर दिया गया है ताकि आवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कालास ने अपने यूनान दौरे के दौरान कहा कि तुर्की यूरोपीय यूनियन का एक अहम पार्टनर है। हम तुर्की के साथ उन तमाम मामलात पर पॉजिटिव अंदाज में राब्ते में हैं जिनमें हमारे मफादात एक हैं। तुर्की यूरोपीय यूनियन के लिए एक अहम इलाकाई खिलाड़ी तो है। ख़ास बात यह है कि यूरोपीय यूनियन तुर्की के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, मगर तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं किया जा रहा। 2018 से ये मामला लटका हुआ है और इसके पीछे तुर्की और यूनान का सरहदी झगड़ा असल वजह बताया जा रहा है, जबकि असल वजह कुछ और भी हो सकती है। बात करते हैं इंडिया की। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले फेज़ में, बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले फेज़ में आज 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां 3 करोड़ 75 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहला फेज़ सियासी तौर पर निहायत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े चेहरे और छोटी पार्टियों की किस्मत का फैसला होना है। इस फेज़ में महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अलावा बीजेपी और जेडीयू के दर्जन भर मिनिस्टर्स भी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मरहले में नौजवान गुलकारा मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट पर, भोजपुरी अदाकार खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट पर और जनसुराज पार्टी के रितेश पांडे भी मैदान में हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आज की वोटिंग बिहार के इंतखाबी रुझान का पहला वाज़ेह इशारा देगी और नतीजों से तय होगा कि बिहार की सियासत में नीतीश तेजस्वी की कशमकश किस सिमत जा रही है। फिलहाल हम जा रहे हैं इन्हीं खबरों के साथ आपसे विदा लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।